मूर्छना के बाद पारद का उपयोग 4 प्रकार से किया जाता है। खरली रसायन, परपटी रसायन, कुपिपक्व रसायन और पोटली रसायन। तो ये जो 4 कल्पनाएं होती हैं, इनमें दूसरे नंबर पे परपटी कल्पना का हम अध्ययन करते हैं। परपटी कल्पना अगर हम देखें तो परपट शब्द से परपटी कल्पना बना है। परपट का अर्थ पापड़ होता है। जब इसमें परपटी या परपटिका हम शब्द पढ़ते हैं तो ये क्रमशः लघुता की ओर जाता है, यानी इनका आकार भी कम होते जाता है, साथ में इनमें लघुता आती है। अगर हम परपटी कल्पना की परिभाषा देखते हैं तो द्रुत कज्जलिका मोच पत्रे चिपटी कृता सपोट परपटी सेवचा बालाद्य अखिल रोगनुत। अर्थात जब हम कज्जली को द्रवित करके मोच पत्र या केले के पत्ते के मध्य में रख करके उसे चपटा कर देते हैं तो यह पारद का पोट बंद है और बनने वाली कल्पना को हम परपटी कल्पना कहते हैं। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका सबसे पहला वर्णन हमें 11वीं शताब्दी में चक्रपाणि के द्वारा रचित चक्रदत्त में मिलता है। उन्होंने गृहिणी की चिकित्सा में सबसे पहले रस परपटी का वर्णन किया है। अगर परपटी कल्पना के निर्माण की बात की जाए कि क्यों परपटी कल्पना का निर्माण किया जाता है, तो ये पारद का पोट बंद है। पारद में 25 प्रकार के बंध या कई आचार्यों के अनुसार 26 प्रकार के बंध पाए जाते हैं जो पारद की चंचलत्व और दुर्ग्रहत्व को नष्ट करते हैं। तो जो परपटी कल्पना है ये पारद का पोट बंद है। परपटी कल्पना बनाने से पारद के जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और उसमें गुणों की वृद्धि होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से सभी परपटी में गंधक पाया जाता है। इसके कारण परपटी में या फिर पारद में गंधक का विषहर और योगवाही गुण आ जाता है। साथ में पारद भी योगवाही होता है जो गंधक के साथ मिलकर के अधिक क्रियाशील हो जाता है। परपटी कल्पना के निर्माण में हम अल्प मात्रा में अग्नि का उपयोग करते हैं और इसी अग्नि संस्कार के कारण हमारी जो परपटी बनती है उसमें दीपन, पाचन और ग्राही गुण आ जाता है और इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग हम गृहिणी की चिकित्सा में करते हैं। जितनी भी मूर्छना की कल्पनाएं होती हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है या उनके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, सगंध और निर्गंध। सगंध से तात्पर्य है कि पारद की वो मूर्छित कल्पना जिसमें पारद के साथ गंधक पाया जाता है, और निर्गंध से तात्पर्य है जहाँ पर गंधक की उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर जितनी भी परपटी हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सभी जो होती हैं वो सगंध परपटी है। केवल श्वेत परपटी और मल्ल परपटी 2 ऐसी परपटी है जो निर्गंध परपटी का उदाहरण है। इसमें श्वेत परपटी ऐसा उदाहरण है जहाँ पर गंधक तो नहीं होता है, पारद भी नहीं पाया जाता है। अगर हम परपटी की बात करें तो परपटी की निर्माण विधि समझने के लिए इसमें जो आवश्यक सामग्री है उसे याद करना बहुत आवश्यक है, या फिर अगर आपने ये जो आवश्यक सामग्री है इन्हें इसी सीक्वेंस में याद रख लिया तो आपको इसकी निर्माण विधि आसानी से याद हो जाती है। जैसे खलवयंत्र, स्नेह, दर्वी, छोटा चम्मच, अग्नि, कदली पत्र, गोमय, समतल पिधानक और उष्ण जल। एक एक आवश्यक सामग्री का अपना महत्व होता है और इसी के आधार पर आप इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कज्जली को पिघला करके हम जब केले पत्र के बीच में रख के चपटा करते हैं तब परपटी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें कज्जली निर्माण की आवश्यकता होती है और कज्जली निर्माण के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है खल्व यंत्र। इसके बाद जो कज्जली बन जाती है उसे हमें द्रुत यानी पिघलाना है। तो जब हम किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो वहाँ पर हमको अग्नि की आवश्यकता होती है और पात्र की आवश्यकता। तो यहाँ पर पात्र दर्वी है, साथ में हम अग्नि का उपयोग करेंगे। लेकिन अग्नि में जब हम कज्जली को पिघलाएंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट से ये जल सकती है, इसीलिए हम अल्प मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या कोई चीज़ पिघलती है तो हम उसे बराबर तरह से पिघले इसीलिए ऊपर नीचे करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर एक छोटे चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी कज्जली पिघल जाती है तब हम उसे केले के पत्ते के बीच में डालते हैं। केले के पत्ते के बीच में चपटा करने के लिए या दोनों तरफ से उसे दबाव देने के लिए हम गोमय या गोबर का यूज़ करते हैं। ऊपर से अच्छी तरह से दबाव होने के लिए हम समतल पिधानक का यूज़ करते हैं। और चूंकि हमारी जो कज्जली है उसमें पिघलाने के लिए हम स्नेह का यूज़ कर रहे हैं या केले के पत्ते में हम स्नेह का यूज़ कर रहे हैं,
तो वो जो एक्स्ट्रा स्नेह है उसको दूर करने के लिए हम उष्ण जल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आवश्यक सामग्री अगर आपने सीक्वेंस से याद कर ली तो आपको इसकी निर्माण प्रक्रिया आसानी से समझ आ जाती है। तो खल्व यंत्र हमको चाहिए कज्जली निर्माण के लिए, स्नेह हमको चाहिए दरवी में लगा करके कज्जली को पिघलाने के लिए, छोटा चम्मच हमको चाहिए दरवी में पिघलती हुई कज्जली को ऊपर नीचे करने के लिए, और अग्नि हमें चाहिए उसे पिघलाने के लिए। यहाँ पर अग्नि में आपको ध्यान रखना है कि हमें मृदु अग्नि का उपयोग करना है। ये जो टेम्परेचर है 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, क्योंकि ये गंधक का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर देने पे हमारा गंधक जल जाता है और हमारी परपटी जो है वो बिगड़ जाती है। इसके बाद आता है कदली पत्र। केले का जो पत्ता होता है इसका यूज़ हम करते हैं परपटी बनाने के लिए। तो इसका जो मुख्य कारण ये होता है कि हमको केले का पत्ता आसानी से मिल जाता है। ऊपर से केले का जो पत्ता होता है वो आकार में बड़ा होता है, उसकी जो संरचना होती है वो सूटेबल होती है परपटी बनाने के लिए। तो केले के पत्ते को हम इसीलिए प्रिफ़र करते हैं। साथ में ही आप जानते होंगे कि केले के पत्ते में क्षार भी पाया जाता है। तो जब हम औषध निर्माण करते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है गोमय या गोबर का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो गोबर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम एक समतल जगह पर गोबर को फैला करके उसके ऊपर केले का पत्ता रख करके उस पर पिघली हुई कज्जली डालते हैं। अगर हम मिट्टी का उपयोग करेंगे तो उसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जिससे हमारा केले का पत्ता फट जाता है। लेकिन गोमय या गोबर ऐसा होता है जिसमें कंकड़ या पत्थर नहीं होते हैं, और जब उसे प्रेशर दिया जाता है तो वो साथ में ही उसका आकार बदल देता है और परपटी आसानी से बन जाती है। आचार्यों ने ऊपर से भी गोमय की पोटली बना करके दबाव देने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा करने पर जो परपटी बनती है वो सेम साइज़ की, समान आकार की नहीं बन पाती है। इसीलिए इस असुविधा को दूर करने के लिए हम समतल पिधानक, ऐसा थाली या बर्तन जिसका तल जो होता है वो समतल होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं ऊपर से केले के पत्ते को दबाने के लिए। हम ऊपर दरवी में स्नेह यूज़ करते हैं कज्जली को पिघलाने के लिए, साथ ही हम अपने केले के पत्ते में भी स्नेह लगाते हैं ताकि हमारी परपटी उसमें ना चिपके। तो ये जो स्नेह अतिरिक्त हम यूज़ करते हैं उसे दूर करने के लिए जब हमारी परपटी बन जाती है तो उसे हम उष्ण जल से प्रक्षालित करते हैं। अब परपटी जो होती है वो 3 तरह की होती है, मृदु परपटी, मध्य परपटी और खर परपटी। हम कौन सी परपटी बना रहे हैं, मृदु, मध्य या खर, हमको ये 2 तरह से पता चल सकता है। एक तो परपटी का निर्माण करते समय और दूसरा जब परपटी का निर्माण हो जाता है। तो इसी के अनुसार परपटी की 2 प्रकार की परीक्षा बताई गई है, पाककालीन परीक्षा और पाक पश्चात परीक्षा। जब हम कज्जली को दरवी में पिघलाते हैं उस समय जो कज्जली हमको दिखाई देती है, उसका जो हमको वर्ण या रंग दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारी जो परपटी है वो मृदु बन रही है, मध्य बन रही है या खर बन रही है। तो मृदु पाक के समय पिघली हुई जो कज्जली है वो मयूर चंद्रिकाभ दिखेगी, मध्य पाक के समय तेलाब दिखेगी और खर पाक के समय ये रक्त वर्ण की दिखेगी। जब हमारी परपटी का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात हम कुछ परीक्षा करके अगर देख रहे हैं कि ये मृदु है कि मध्य है कि तीक्ष्ण, तो इसे पाक पश्चात परीक्षा कहते हैं। अगर परपटी बनने के बाद हम उसको मोड़ रहे हैं और वो आसानी से मुड़ जाती है तो ये मृदु परपटी है। अगर हम उसको मोड़ रहे हैं और वो टूट जा रही है और एक आवाज़ आती है तो इसे मध्य पाक कहते हैं। और अगर उसको हम मोड़ रहे हैं और वो चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है तो ये खर पाक का लक्षण है। परपटी की अगर सामान्य मात्रा की बात की जाए तो परपटी हम किसी भी पेशेंट को देते हैं या रोगी को 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो सामान्य मात्रा और दूसरा कल्प मात्रा। अगर हमारे पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आ रहा है तो हम सामान्य मात्रा का उपयोग करेंगे, और कोई क्रोनिक कंडीशन है तो उस जगह पर हम कल्प मात्रा का उपयोग करेंगे। तो परपटी की जो सामान्य मात्रा होती है वो 1 से 2 रत्ती होती है, 125 mg से 250 mg। यहाँ पर हमको पथ्य पालन की आवश्यकता
नहीं होती है, क्योंकि ये हम अल्प समय के लिए लेते हैं। लेकिन जो कल्प मात्रा होती है, यहाँ पर हम परपटी 1 रत्ती से प्रारंभ करके 10 रत्ती तक ले जाते हैं, एक एक रत्ती डेली बढ़ा करके, फिर एक एक रत्ती कम करते हुए फिर हम 1 रत्ती पे आ जाते हैं। तो ये जो कल्प का प्रयोग हम करते हैं, हमको 40 दिन तक करना चाहिए। और जब हम परपटी का उपयोग कल्प मात्रा के लिए करते हैं तो हमें पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे परपटी कल्पना कोई पेशेंट अगर ले रहा है तो उसे दूध का सेवन करना चाहिए, तक्र का सेवन करना चाहिए। उस समय उसको स्ट्रिक्टली निषेध किया जाता है अन्न का, जल का और नमक। अगर इन चीज़ों का वो सेवन करेगा तो परपटी उसे लाभ नहीं करेगी। इसके बाद अगर हम परपटी के उदाहरण देखें तो परपटी के जितने भी उदाहरण हैं, मुख्य रूप से मैंने आपको बताया सभी सगंध के उदाहरण हैं। सिर्फ श्वेत परपटी और मल्ल परपटी जो है ये निर्गंध के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जितनी भी परपटियाँ होती हैं, मुख्य रूप से सभी का जो रोगाधिकार होता है वो संग्रहणी या ग्रहणी बताया गया है। सिर्फ ताम्र परपटी के केस में योग रत्नाकर ने इसका वर्णन कास के लिए किया है। बोल परपटी का वर्णन रक्त पित्त के लिए किया गया है। वैसे ही श्वेत परपटी, जिसमें पारद गंधक नहीं पाया जाता है, इसका उपयोग सिद्ध योग संग्रह ने मूत्रकृच्छ के लिए किया है। इसके अलावा जितनी भी परपटी आप देख रहे हैं, सभी में पारद गंधक के साथ जिस भी ड्रग का नाम लिखा है, जैसे स्वर्ण परपटी में स्वर्ण मिलेगा आपको, अभ्रक परपटी में पारद गंधक के साथ अभ्रक है, रजत परपटी में आपको पारद गंधक रजत स्वर्ण मिलेगा, ताम्र परपटी में आपको वत्सनाभ भी मिलेगा। तो ये जितनी भी परपटी हैं, मैक्सिमम का वर्णन भैषज रत्नावली ने संग्रहणी में किया है। और योग रत्नाकर से जब हम इन परपटी का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर रोगों में परिवर्तन आता है। जैसे ताम्र परपटी योग रत्नाकर ने कास में बताया है और बोल परपटी योग रत्नाकर ने रक्त पित्त में बताया है, जबकि श्वेत परपटी का वर्णन सिद्ध योग संग्रह ने मूत्रकृच्छ में किया है। इन उदाहरणों को हम डिटेल में और बाद में देखेंगे। तो परपटी कल्पना जो होता है, मुख्य रूप से हम ग्रहणी चिकित्सा में करते हैं। धन्यवाद।